प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक है अपना द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर, पार्ट 2। इस पाठ में क्या क्या है बच्चों? रासायनिक संयोग का नियम के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा। परमाणु आकार और द्रव्यमान के बारे में देखा था। आज हम वैलेंसी, संयोजकता, अणु द्रव्यमान और मोल की संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल एंड रेडिकल्स, मूलक के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आगे हम सबसे पहले तत्वों के रासायनिक प्रतीक, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। बच्चों, डाल्टन ने तत्वों का प्रतीक देने के लिए, क्योंकि अपने पास बहुत सारे तत्व हैं, उनका सिंबल कैसे दिया जाए, तो सबसे पहले डाल्टन ने तत्वों को प्रतीक देने के लिए विशेष चिन्हों का उपयोग किया था। ये देखिए, इन्होंने सिंबल्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन लिखा है नीचे, सिंगल प्रपोज्ड बाय डाल्टन। ये देखिए, सिंबल्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन। हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिखते हैं, फास्फोरस को इस प्रकार से सिंबल है, कॉपर का इस प्रकार का सिंबल है, कार्बन का सिंबल इस प्रकार से था, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी। तो इन्होंने ये तमाम प्रकार के सिंबल पहले के समय में दिया था। फिर थोड़ा सा सुधार हुआ। IUPAC, ये देखिए, ये डाल्टन वैज्ञानिक थे। इनका जब IUPAC सिस्टम आया, इसमें देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फ्यून एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा निश्चित किए गए प्रतीकों का जब उपयोग हुआ, इसमें हम अधिकृत नाम और प्रतीक होने के कारण संपूर्ण विश्व में उसको उपयोग में लाए जाते हैं। इसको कैसे लिया? जो वर्तमान की ये रासायनिक प्रतीक पद्धति है, ये बर्जीलियस के द्वारा खोजी गई थी, बर्जीलियस पद्धति पर आधारित है। इनके अनुसार तत्वों के प्रतीक, उनका जो नाम होता है उसका पहला अक्षर रहता है, और कुछ विशेष तत्व हैं उनका दूसरा अक्षर भी लिखा जाता है, लेकिन दो अक्षरों के में से पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन लिखा है, He लिखा है, एक कार्बन लिखा है, C लिखा है, सोडियम यहाँ पर लिखा है, तो N जो है बड़ा है और A क्या है, छोटा है। तो दो अक्षरों में से पहले अक्षर को हम बड़ी लिपि में और दूसरे अक्षर को हम छोटी लिपि में लिखते हैं। इस प्रकार से हम रासायनिक संकेत आज जो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो बर्जीलियस द्वारा खोजी गई पद्धति है। हम यहाँ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं संकेतों के, जैसे हीलियम है, H और E लिखा है, लिथियम है, L और I लिखा है, बेरिलियम है, B और E लिखा है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, A और L लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम है, M और G लिखा हुआ है। तो पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर जो है छोटा। ये देखिए, इनकी जो बहुत सारे तो हमने यहाँ पर दिखाया है, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा।
पहला अक्षर बड़ा है और दूसरा अक्षर छोटा है। तो तत्वों के रासायनिक संकेत इस प्रकार से हम बर्जीलियस द्वारा खोजी गई पद्धति जो उस आधार पर पहले अक्षर को बड़ा और दूसरे अक्षर को क्या करते हैं, छोटे के रूप में लिखते हैं। और यही पद्धति आज हम उपयोग में ला रहे हैं। तो पहला जो सिंबल प्रपोज किया था वो डाल्टन ने किया था, बाद में बर्जीलियस ने उसको सुधार किया और आज उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये हुआ तत्वों के रासायनिक संकेत। आगे हम देखेंगे तत्व और यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एटम्स वर्सेस मॉलिक्यूल है। जैसे हीलियम है, एटम है, हाइड्रोजन जो होता है, दो हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, और जब दो मिल जाएंगे तो क्या होता है, वो कंपाउंड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कंपाउंड। तो बच्चों यहाँ आप कह लीजिए कि कुछ तत्वों के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए हीलियम देखिए, ये हीलियम है, ये चीज है हीलियम, नियान, अर्थात ये तत्व एक परमाणु अणु अवस्था में होते हैं, हीलियम और नियान। कई बार तत्व के दो या अधिक परमाणुओं के संयोग से उस तत्व का अणु निर्मित होता है। ऐसे तत्व बहुपरमाणु अणु अवस्था में रहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तत्व द्विपरमाणु अणु अवस्था में, इसको O2 और N2 इस प्रकार के होते हैं। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से सहयोग करते हैं तब यौगिक के अणु निर्मित होते हैं। ये देखिए यहाँ पर यौगिक कंपाउंड बन रहा है, और ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है, दो मिल रहे हैं, हाइड्रोजन H और H, या ऑक्सीजन भी मिलते हैं O और O, तो ये मॉलिक्यूल बनता है। अर्थात तत्वों के रासायनिक आकर्षण के कारण यौगिक निर्मित होते हैं। तत्वों के रासायनिक आकर्षण के कारण क्या होते हैं, यौगिक निर्मित होते हैं। तो हमने देखा तत्व और यौगिक के अणु का फॉर्मेशन कैसे होता है। आगे हम अणु, द्रव्यमान और मोल की संकल्पना के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है। लेकिन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जब ऐड हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाता है, तो कंपाउंड बन जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग कर लेता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाता है, ये भी कंपाउंड बन जाता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देखा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन देखा और मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन देखा। ये देखिए मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड बन गए। ये सब क्या बन गए, ये दोनों कंपाउंड हो गए। तो तत्वों के रासायनिक आकर्षण के कारण यौगिक का निर्माण होता है। अणु, द्रव्यमान और मोल की संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। अणु द्रव्यमान क्या है बच्चों, अणु द्रव्यमान किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान का अर्थ उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल होता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति अणु द्रव्यमान को भी डाल्टन ने U इकाई में ही व्यक्त किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति अणु द्रव्यमान को भी डाल्टन U इकाई में व्यक्त किया जाता है। जैसे H2 का अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाएगा, हम ज्ञात करके आपको बता रहे हैं। H2 का अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो अणु है H2O, देखिए अणु इसका क्या है, H2O। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 1, दोनों को जोड़ देने पर अणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो घटक तत्व इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखिए
इसमें अणु में हाइड्रोजन है और क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम U से लिखते हैं, देखिए हमने यहाँ बताया U, तो U है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। अणु में परमाणुओं की संख्या इसमें कितना है, 2 है। इसका परमाणु द्रव्यमान गुणे परमाणुओं की संख्या, तो 2 गुणे 1 बराबर क्या हो गई, 2। और इसमें अणु में परमाणुओं की संख्या क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो 16 गुणे 1 बराबर हो गई 16। अब ये दोनों को जोड़ दो, 16 और 2 क्या हो गया, 18। 16 2 क्या हो गया, 18। अणु का द्रव्यमान बराबर घटक परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। अणु का द्रव्यमान बराबर घटक परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। इस प्रकार से हम किसी का भी अणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। घटक तत्व कौन कौन से हैं उसमें, उसके परमाणु द्रव्यमान क्या क्या है, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है और घटकों का द्रव्यमान कितना हुआ। तो द्रव्यमान जोड़ लेंगे दोनों का, जो भी घटक हैं। जैसे H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो हम उसके घटक के द्रव्यमान निकाल लेते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे अणु सूत्र दिए गए हैं, उनको आपको इस आधार पर निकालना है। सबके परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए हैं बच्चों। जैसे अणु सूत्र सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये बहुत सारे दिए गए हैं घटक। तो हमने एक उदाहरण बताया है, इस आधार पर आप सबका अणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। और परमाणु द्रव्यमान भी सबका दिया गया है, आपको खोजना नहीं है, केवल चार्ट बनाना है इस आधार पर, जैसे हमने आपको बताया है। और इस आधार पर यौगिकों के अणु द्रव्यमान क्या है आप ज्ञात करेंगे। यौगिकों के अणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। मोल क्या है बच्चों, मोल यौगिक के 1 मोल का अर्थ यौगिक के अणु द्रव्यमान के मान के बराबर ग्राम में यौगिक का द्रव्यमान होता है। और मोल यह SI इसकी इकाई है। यौगिक के 1 मोल का अर्थ यौगिक के अणु द्रव्यमान के मान के बराबर ग्राम में यौगिक का द्रव्यमान होता है। मोल की संख्या अगर निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे। मोल की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या का सूत्र है, मोल की संख्या को हम N से लिखते हैं, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान और बटे पदार्थ का अणु द्रव्यमान। पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु द्रव्यमान, ये हुआ मोल की संख्या। तो पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान आप जानते हैं दिया रहता है, और पदार्थ का अणु द्रव्यमान दिया रहेगा या आप निकाल सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे मोलों की संख्या हम निकाली जाती है। हम आगे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलों की संख्या आपको बताएंगे। 1 मोल में बच्चों 6.022 गुणे 10⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल में 6.02 गुणे 10⁻23 एटम्स। और इसी को हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या है आगे हम देखेंगे। एवोगैड्रो संख्या किसी इटालियन वैज्ञानिक है एवोगैड्रो, किसी भी पदार्थ के 1 मोल राशि में अणुओं की संख्या निश्चित होती है। इसको इटालियन वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने इस संदर्भ में बहुत मौलिक अनुसंधान किए, इसलिए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और इसे N अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। और किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसके कितने अणु होते हैं,
6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं एक मोल में। तो जितना मोल रहेगा उसमें गुणा कर देने का, तो उतने अणु आपको मालूम हो जाएगा। जैसे 66 ग्राम CO2 में कितने अणु होंगे, 66 ग्राम CO2 में कितने अणु होते हैं। तो CO2 का द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 32 और 12 कितना हो गया 44। CO2 का अणु द्रव्यमान कितना हो गया 44। अब हमने सूत्र आपको बताया था कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर CO2 की मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो CO2 की मोलों की संख्या बराबर CO2 का ग्राम में द्रव्यमान बटे CO2 का अणु द्रव्यमान। तो CO2 का ग्राम में द्रव्यमान दिया है 66 और अणु द्रव्यमान क्या है 44। तो 66 में 44 से भाग दे दो, तो बराबर 66 में 11 छके 66, 11 चौक 44, 6/4, तो बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मोल आ गया। अब आप जानते हैं कि एक मोल में कितने अणु होते हैं बच्चों, 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। एक मोल में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 अणु, तो 1.5 मोल में कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 आप गुणा करेंगे तो बराबर आएगा 9.033 गुणे 10⁻23 अणु। इतने अणु हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है। एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। तो मोलों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, जिसका भी मोल में संख्या निकालना है, जैसे H2 का भी निकाला जाए तो H2 का ग्राम में द्रव्यमान बटे H2 का अणु द्रव्यमान। H2O का ग्राम में द्रव्यमान लिख लो और बटे H2O का अणु द्रव्यमान लिख लो, और इसके बाद मोल की संख्या आ जाएगी, और एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10⁻23 अणु। उसमें आप गुणा कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ये था एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या तत्वों की संयोजकता किसे कहते हैं बच्चों, संयोजकता, वैलेंसी। तत्वों की जो संयोग करने की क्षमता होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तत्वों की संयोजकता को विशेष अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और यह अंक जो होता है उस तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ स्थापित किए रासायनिक बंधों की संख्या होता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में तत्वों की संयोजकता को समझने के लिए रासायनिक संयोग के नियम का उपयोग किया गया, और 20वीं शताब्दी में तत्वों की संयोजकता को उसके इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के साथ भी संबंध बनाया गया। ये देखिए बहुत सारे तत्व लिखे गए हैं, उनकी संयोजकता लिखी गई है। ये टेबल है। अब जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब की संयोजकता +1 होती है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, इन सब की संयोजकता +2 होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं +3 है, +4 है, माइनस भी है। तो इस प्रकार से सबकी संयोजकता, ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, इस प्रकार से दी गई है, और सबकी संयोजकता भी बताई गई है। कैसे हम प्रदर्शित करते हैं संयोजकता, तत्वों की संयोजकता को विशेष अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का तो 281। तो यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर के वो अस्थाई हो जाता है। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, माने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है सोडियम आयन,
तो इसकी स्थिरता हो जाती है 2-8, इसका इलेक्ट्रॉनिक रूपण, और वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एक पॉजिटिव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसकी संयोजकता क्या हो गई, यहाँ पर उसकी संयोजकता 1 मानी जाती है, बराबर। और क्लोरीन जो होता है इसका स्वरूपण है 2-8 से, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ले लेता है, तो ये क्या होता है, अस्थायी हो जाता है, 2-8 और 8 1। इस प्रकार से सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, और ये बन क्या जाता है, प्लस और माइनस के संयोग से सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो एकदम उदासीन रहता है। तो सोडियम, तो धनावेशित जो होते हैं, जो पॉजिटिव जिसको बोलते हैं उसको केटायन बोलते हैं, और जो ऋणावेशित होते हैं उसको एनायन बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा सोडियम जो होता है, परमाणु की क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन देने, और क्लोरीन की क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, और यहाँ पर दोनों की संयोजकता कितनी है, 1 है। दोनों की संयोजकता कितनी है, 1 है। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक पॉजिटिव हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, निगेटिव हो रहा है, लेकिन दोनों की संयोजकता क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक बंध का निर्माण होते समय परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है, उस संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो यह सोडियम की भी संयोजकता 1 है, और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है। दोनों की संयोजकता क्या हुआ, 1 है। धनावेशित आयनों को केटायन कहते हैं, और ऋणावेशित आयनों को ऋणायन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तत्वों के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम। परिवर्ती संयोजकता क्या होती है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, कुछ तत्व ऐसे भी हैं, उनके परमाणु भिन्न भिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं। ऐसे समय वे तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आपकी बुक में दिया गया है बच्चों, तत्व दिए गए हैं, परमाणु क्रमांक दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण दिया गया है, और उनकी संयोजकता भी बताई गई है। ये चित्र है, आप देख सकते हैं। नीचे दी गई तालिका आपको पूर्ण करना है। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 है, इसका इलेक्ट्रॉन स्वरूपण भी 1 है, इसकी संयोजकता भी 1 है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता कहलाती है। यहाँ पर देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, पहली कक्षा पूर्ण है, इसकी इलेक्ट्रॉन स्वरूपण भी 2 ही है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 0। ये न दे रहा है न ले रहा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर ये क्या है, लिथियम है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 3 है। 2 और 1 आप लिख सकते हैं 3, तो 2 और 1 है। यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, देखिए बेरिलियम है, 4 है, तो ये 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या हो जाएगा, 2 और 2। यहाँ पर इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 2 है, 2 दे देगा। इस प्रकार से आप इस चार्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों, पूरा कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपण दिया है तो उस आधार पर परमाणु क्रमांक जोड़ के लिख सकते हैं, या परमाणु क्रमांक दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिख सकते हैं। जो लास्ट होगा वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, और वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी हैं बच्चों जो परिवर्ती संयोजकता वाले होते हैं, जैसे लोहा। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले कुछ तत्व हैं, यहाँ पर तांबा है, पारा है और लोहा है।
तांबा को Cu से लिखते हैं, पारा को Hg से लिखते हैं, लोहे को Fe का है। इसकी संयोजकता 1 और 2 भी होती है। जब ये आयन Cu+ आयन होता है Q+, इसकी संयोजकता 1 होती है। जब ये क्यूप्रिक आयन में बदलता है तो इसकी संयोजकता क्या होती है, 2 हो जाती है। इसी प्रकार से पारा है, जब ये मर्क्यूरस के रूप में रहता है तो इसकी संयोजकता 1 है, और जब ये मर्क्यूरिक के रूप में हो जाता है तो इसकी संयोजकता 2 हो जाती है। इसी प्रकार से फेरस भी है, जब ये फेरस होता है तो इसकी संयोजकता 2 रहती है, और जब ये फेरिक में हो जाता है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाती है। इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, 3। तो एक तांबा है, पारा है, लोहा है, ये परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व हैं। जैसे इसका नामकरण में परिवर्तन होता है वैसे इनकी संयोजकता में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे हम आपको मूलक के बारे में चर्चा करेंगे। मूलक आयनिक बंध वाले यौगिकों में 2 घटक केटायन और एनायन होते हैं। एक घटक स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए उन्हें हम मूलक कहते हैं। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। केटायन रूपी मूलक की जोड़ी हाइड्रॉक्साइड एनायन रूपी मूलक के साथ होने पर विविध भस्म तैयार होते हैं, जैसे NaOH, KOH। इस कारण केटायन को लवड़ी मूलक भी कहते हैं। केटायन को क्या कहते हैं, लवड़ी मूलक भी कहते हैं। लवड़ी मूलक, यहाँ पर मुंह उठ गया है बच्चों, लवड़ी मूलक भी कहते हैं। विविध भस्मों में अंतर इसी मूलक के कारण स्पष्ट होता है। इसके विपरीत एनायन रूपी मूलकों की जोड़ी हाइड्रोजन केटायन रूपी मूलक के साथ होने पर विविध अम्ल तैयार होता है, जैसे HCl, HBr। इस कारण एनायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। एनायन को क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक। यहाँ पर देखिए भस्म है NaOH, भस्म है NaOH। OH क्या है, माइनस है, और Na क्या है, पॉजिटिव है। K यहाँ पर प्लस है, OH माइनस है, Ca प्लस है, OH माइनस है। तो केटायन और एनायन आपको इधर लिखना है। इसी प्रकार से अम्ल में भी केटायन और एनायन लिखना है। H+ है, Cl- है, ये भी लिखना है। तो इस आधार पर ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। हम आपको मूलक में ये लवड़ी मूलक के नाम हैं, हाइड्रोजन प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सिल्वर प्लस, क्यूप्रस प्लस, मर्क्यूरस प्लस, क्यूप्रिक कॉपर प्लस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब लवड़ी मूलक हैं। जिस पर प्लस प्लस आएगा वो लवड़ी मूलक, जिस पर माइनस आएगा वो क्या होगा, अम्लीय मूलक। तो हाइड्राइड H-, फ्लोराइड F-, फ्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। यहाँ पर आप देखिए लवड़ी मूलक आप पहचान सकते हैं, जिस पर इसकी संयोजकता पॉजिटिव होगी, प्लस होगा, और जो अम्लीय मूलक है वो माइनस होगा। तो इस प्रकार से आप लवड़ी मूलक और अम्लीय मूलक दोनों आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारे अम्लीय मूलक और लवड़ी मूलक दिए गए हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। यौगिकों के रासायनिक सूत्र आयनिक बंध तैयार हुए यौगिकों का गुणधर्म है कि उनके अणु के 2 भाग होते हैं। वे 2 भाग केटायन और एनायन, अर्थात लवड़ी मूलक और अम्लीय मूलक, इन दोनों भागों पर विपरीत आवेश होता है। जैसे आपने देखा कि जो लवड़ी मूलक होते हैं उस पर प्लस, और जो अम्लीय मूलक होते हैं उस पर माइनस। तो विपरीत आवेश होने के कारण उनके बीच आकर्षण बल होता है और वही आयनिक बंध होता है। आयनिक यौगिकों के नाम में 2 शब्द होते हैं। पहला शब्द केटायन का नाम होता है और दूसरा शब्द क्या होता है, एनायन के नाम से जाना जाता है। इनकी सूत्र हम कैसे बनते हैं आयनिक बंध के कारण।
पहले हम पहले चरण में यौगिकों के प्रतीक लिखते हैं, फिर उनके मूलकों की संयोजकता लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं और इसके बाद रासायनिक सूत्र हमको मिल जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। ये देखिए चरण है, मूलकों की प्रतीक लिखा, लवड़ी मूलक बाईं ओर लिखेंगे और ये जैसे जैसे सोडियम लिखा है और सल्फेट लिखा है। अब इस सोडियम की संयोजकता क्या लिखेंगे, दो भाग होते हैं, इन दोनों भागों पर विपरीत आवेश होता है, सोडियम और SO4, इनकी संयोजकता लिख दिए, सोडियम की संयोजकता 1, SO4 की संयोजकता 2। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे, Na का 2 से गुणा हो जाएगा, SO4 का 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा NO2SO4 यौगिक का रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जिनके भी हम रासायनिक सूत्र बनाना है उनकी प्रतीक लिखेंगे। लवड़ी मूलक को हम बाईं ओर लिखेंगे, माने प्लस वाले को बाईं ओर और माइनस वाले को दाहिनी ओर। लवड़ी मूलक और अम्लीय मूलक हमने दिखाया आपको कि जो मूलक होते हैं उसके दो भाग होते हैं, प्लस और माइनस, और इन्हीं आयनिक बंध द्वारा ये बनते भी है, आकर्षण बल के द्वारा ही बनता है। आयनिक बंध में यौगिकों में दो शब्द होते हैं, केटायन और एनायन। तो क्या करते हैं, मूलकों के प्रतीक लिख करके उनके नीचे उनकी संयोजकता लिखते हैं। मूलकों की संख्या प्राप्त करने के लिए तीर द्वारा दर्शाए गए अनुसार तिर्यक गुणा करते हैं और चौथे चरण में हमको रासायनिक सूत्र प्राप्त हो जाता है। चौथे चरण में क्या होता है, हमको रासायनिक सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने तत्वों के रासायनिक प्रतीक कैसे लिखते हैं, तत्व और यौगिकों के अणु क्या है, एवोगैड्रो संख्या क्या है, एक मोल में कितने अणु होते हैं, संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता, लवड़ी मूलक, अम्लीय मूलक और यौगिकों के रासायनिक सूत्र हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इस सब के बारे में जानकारी लिया। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।